मिडिल क्लास को सरकार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल छोटी बचत योजनाओं पर सरकार ने दरें घटाने का फैसला लिया है। पीपीएफ, किसान विकास पत्र, एनएससी और वरिष्ठ नागरिक सेविंग की दरों में 0.10% की कटौती की गई है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज योर मनी में हमारा फोकस इसी पर है। हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटी बचत योजनाओं में अब आप करें अपने लिए प्लानिंग और साथ ही पीपीएफ में क्या रिटायरमेंट के लिहाज से आपको निवेश करना चाहिए। आगे चलकर हम देखेंगे कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट की भी दरें घटेंगी तो क्या आपको मौजूदा दरों पर ही रेट लॉक कर लेना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर होगी आज योर मनी में चर्चा और मेरे साथ आज हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मटपाल। पंकज जी, आपका स्वागत है। शो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बताते हैं दर्शकों को कि जो दरों में कटौती की गई है उसके बाद अब नई दरें क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पीपीएफ पर ब्याज दर 0.10% घटकर अब हो गई है 7.90%। साथ ही अगर मैं आगे बढ़ूं, किसान विकास पत्र पर ब्याज दर अब घटकर हो गई है 7.6%। एनएससी पर ब्याज दर हो गई है 7.9%। साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 0.10% की कटौती के बाद 8.4% की दर पे आपको अब इंटरेस्ट मिलेगा और साथ ही ये तमाम छोटी बचत योजनाओं में कटौती की गई है और पीपीएफ में भी यहां पर ब्याज दरें घटा दी गई है। पंकज जी, अगर हम मिडिल क्लास के लिहाज से समझना चाहें तो छोटी बचत योजना बहुत ही फेमस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है इस तबके के लिए। अब यहां पर लगातार हमने देखा था, खबरें आ भी रही थी और सरकार की मंशा भी यही थी कि इनमें ब्याज दरें हर तिमाही घटाई जाए और अभी 1 अप्रैल से ये इफेक्टिव हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी। मेरे लिए सवाल ये है कि अगर मैं मौजूदा निवेशक हूं और अगर मैं नया निवेश करना चाहती हूं तो अब मैं क्या करूं। जी देखिए, हमेशा हम बात करते हैं कि अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके पास डिफरेंट तरह के एसेट क्लास होने चाहिए। अब जैसा हमने बोला कि स्कीम बहुत पॉपुलर है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है स्मॉल सेविंग स्कीम में, तो उसकी वजह है कि स्कीम को समझना बहुत आसान होता है और इसके लिए लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमें ज्यादा समझता नहीं है मार्केट के बारे में और हम इसलिए आसानी से ये स्कीम में निवेश कर देते हैं। दूसरी बात, क्योंकि बहुत पुरानी स्कीम्स हैं, एजेंट्स हैं, आपको अगर कुछ नहीं पता है, एजेंट आपके पास आता है और आपसे आपका इन्वेस्टमेंट करवा देता है, चेक लेके जाता है, सर्विस देता है, तो इस तरह से लोग इन्वेस्ट करते जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या इनमें निवेश करने से आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे? क्योंकि पहले फिर भी कम से कम जो दरें तय होती थी वो कई साल तक ऐसे ही रहती थी। लेकिन अब क्योंकि जब से इसको जीसेक की यील्ड से जोड़ दिया गया है और स्पेशली लास्ट ईयर से जब से उसको क्वार्टरली रिव्यू करने लगे हैं, तो अभी और भी मुश्किल हो जाता है। बिकॉज हर बार जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे, आपके स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर भी रिटर्न्स कम होते जाएंगे। तो ऐसे में क्योंकि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, आपका कोई गोल है और आप सोचते हैं कि इसके ऊपर आपको एक इस दर से रिटर्न मिलेंगे ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। लेकिन जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, सुकन्या समृद्धि स्कीम जब लॉन्च हुई थी तब 9.3% के हिसाब से कैलकुलेट किया गया था और एजेंट ने यही बताया था कि ये रेट रहेगा तो इतने साल में जब आपके बेटी 21 साल की होगी तो इतना पैसा मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो गारंटीड तो था नहीं, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता गया तो जो आप अनुमान लगा के बैठे थे उससे काफी कम रकम आपको मिल पाएगी। मैं उसी पर आ रही थी। अब सुकन्या समृद्धि का आपने जिक्र किया है, जहां बेटी की पढ़ाई के लिहाज से हम निवेश करते हैं और जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी तो 9% के ऊपर की दर पे आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा था। तब ये लगा था कि अगर केवल इसी को अपने पोर्टफोलियो में इस गोल के लिए रखें, इस लक्ष्य के लिए रखें तो काफी ठीक होगा। उसी तरह पीपीएफ, जो कि ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के लिहाज से काफी फेवरेट है हम सभी का, अब यहां पर ही ब्याज दरें घटा दी गई हैं। तो ऐसे में अब रिटायरमेंट का लक्ष्य हो गया, बेटी की पढ़ाई का लक्ष्य हो गया, क्या इसके लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा भी वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़े और दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में दिलचस्पी दिखाएं? बिल्कुल कविता, दिखाना ही पड़ेगा। अब तो ये मजबूरी हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि आप बाई चॉइस कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो अपने गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। और हमेशा जब हम लोग बात करते हैं तो लोग अक्सर यही बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों को नॉलेज नहीं है, इसके लिए हम आसानी से ये स्कीम में कर लेते हैं। लेकिन नॉलेज क्यों नहीं है? आप नॉलेज लीजिए, लेकिन आपको गोल अचीव करने हैं तो निवेश करना होगा। दूसरी बात, हमेशा देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी के जो रिटर्न्स होते हैं वो दूसरे एसेट के मुकाबले में बेहतर होते हैं। तो फिर क्यों आप पीपीएफ के सहारे अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपको इस तरह से कुछ बहुत ज्यादा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करना है, बट एनपीएस जैसी जो स्कीम है एटलीस्ट वहां से शुरुआत कीजिए। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने उसको लागू किया है और वहां पर आपको
चॉइस मिलती है कि आपका इन्वेस्टमेंट कुछ इक्विटी में भी जाता है और वो रिटायरमेंट के हिसाब से पीपीएफ के मुकाबले बेहतर विकल्प है। लेकिन क्योंकि पीपीएफ में निवेश पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलते हैं, अब गारंटीड पर ये भी तो है ना कि आपको जो टैक्स रिटर्न मिलता है, लेकिन कितना मिल रहा है? आप 7.90% मेरे हिसाब से लंबी अवधि की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रिटायरमेंट के लिए अगर कोई यंग है उनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कई बार हमने कैलकुलेशन की है, तो करीब 4 करोड़ 5 करोड़ जुटाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये पीपीएफ में निवेश करके शायद वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में डेट के हिसाब से थोड़ा एलोकेशन करना है तो वहां पर पीपीएफ में या फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश करना अच्छा विकल्प है। लेकिन सिर्फ अगर आप छोटी सी राशि निवेश कर रहे हैं और वो भी पहली चॉइस आपकी पीपीएफ होती है तो शायद वो सही नहीं है। आप चाहे 5,000 रुपया महीना निवेश कर रहे हो या 3,000 रुपया निवेश कर रहे हो तो भी आपका एलोकेशन इक्विटी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि स्कीम हर जगह पे होना चाहिए। आप पूरी तरह से इक्विटी में नहीं तो एमआईपी जैसी स्कीम है उस तरह की स्कीम में निवेश करें, लेकिन अपने गोल को ध्यान में रखकर, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप स्कीम का चुनाव कीजिए। बिकॉज जब 8.5%, 9.3% जैसे रिटर्न मिलते थे ऐसी स्कीम में तो शायद आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जबकि ये ब्याज की दरें बहुत कम हो गई हैं तो आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है कि दूसरे जो भी विकल्प हों, चाहे वो आपके पास कॉर्पोरेट एफडी के विकल्प हों, डिबेंचर्स हों। उसी पर मैं आना चाह रही थी यहाँ पे। तो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप रिटायरमेंट के लिए पीपीएफ में पैसे ना लगाएं, सुकन्या समृद्धि में पैसे निवेश ना करें, लेकिन इसके अलावा आपको निवेश के मौजूदा और विकल्पों को भी एक्सप्लोर करना होगा, उनकी जानकारी इकट्ठा करनी होगी और आपको उनमें निवेश करना होगा। सहायता के लिए योर मनी हमेशा आपके पास है ही, लेकिन बैंक एफडी की भी दरें आगे चलकर घटेंगी। लगातार हम देखेंगे कि डिपॉजिट की दरें भी अब बैंक घटाना शुरू करेंगे। अब इसीलिए क्या जरूरी हो गया है कि हम मौजूदा दरों पर ही एफडी करा लें, क्योंकि एफडी भी एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही फेवरेट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है हम सभी के लिए। तो ऐसे में जो पोस्ट टैक्स रिटर्न होता है जो हमें हाथ में लगता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से उसके इंटरेस्ट पर भी टैक्स देना होता है। तो अब मुझे ये समझाइए, अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में ही पैसे लगाना चाहती हूँ और आगे चल के बैंक उस पर भी दरें घटाएंगे, तो क्या मैं कॉर्पोरेट एफडी की ओर अपना रुझान बढ़ा लूं? देखिए, कॉर्पोरेट एफडी का जो इंटरेस्ट होता है बैंक इंटरेस्ट के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि कॉर्पोरेट एफडी में बहुत सारी ऐसी एफडी हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि लोगों का पैसा फंस गया है और कंपनी आपकी बात सुनती भी नहीं है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप जो अच्छी कंपनी की एफडी है वहीं पर निवेश करें। ऐसे नहीं है कि जहां पर बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इसका मतलब उस कंपनी के को बहुत जरूरत है पैसे की और फ्यूचर में वो कंपनी आपका पैसा वापस भी ना कर पाए। तो कुछ ऐसे एचडीएफसी लिमिटेड है या डीएचएफएल है, ये कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जिनके फिक्स डिपॉजिट पर आपको कुछ 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर कोई एफडी आपको दिखती है जहां पर 11% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहां पर जोखिम बहुत ज्यादा है और वहां पर निवेश नहीं करना चाहिए। एक्चुअली अगर 11% कहीं इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से फिर उतना रिस्क लेना है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना बेहतर है। कम से कम वहां पर आपकी शेयर होल्डिंग है कंपेरेटिव टू कि आप ऐसी एफडी में करें जहां पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो लेकिन मिलने की उम्मीद बहुत कम हो। तो अच्छे कॉर्पोरेट एफडी देख सकते हैं। डिबेंचर में भी आपके पास चॉइसेस हैं। आपके पास टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो पहले मार्केट में आए थे, आगे भी आएंगे, वो ट्रेडेबल हैं। वैसे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनके बॉन्ड्स मार्केट में हैं, उन बॉन्ड्स पर आप ध्यान दीजिए। तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं आपके पास में। आपके पास डिबेंचर हैं, डिबेंचर्स में कुछ सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं, वहां पर आप देखिए और उनकी रेटिंग अवेलेबल होती है। तो थोड़ा सा आप अगर रिसर्च करेंगे, थोड़ा सवाल यहां पर भी अगर पूछेंगे तो आपको अच्छे AAA रेटिंग वाले या AA+ रेटिंग वाले एफडीज या बॉन्ड्स डिबेंचर मिल जाएंगे। उसमें आपको थोड़ा निवेश करना चाहिए। पीपीएफ को थोड़ा आप शामिल कीजिए, लेकिन ये जो दूसरे विकल्प हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। और साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड में ऐसे नहीं है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड ही आपके पास विकल्प है। मैं उसी पर आ रही थी कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना है उसके साथ, तो आप डेट म्यूचुअल फंड के जरिए भी अपना डेट में निवेश बढ़ा सकते हैं और इन तमाम विकल्पों को आप लगभग 5 से 10% तक का तवज्जो दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा निवेश करना है, लक्ष्य के मुताबिक निवेश करना है, तो इन मोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इन निवेश के विकल्पों से आगे बढ़ना होगा। और वो आप कैसे करें, आपके लक्ष्य क्या है, उन सब की तमाम सवाल अगर आपको पूछने हैं उनसे जुड़े हुए, तो अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं योर मनी पर। आप हमें ईमेल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल रुके छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। बने रहें।
योर मनी में आइए अब जुड़ते हैं हमारे दर्शकों से और श्रीकांत फुटाने हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार श्रीकांत जी, कैसे हैं आप? हाँ मैडम, ठीक है। पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम, डायरेक्ट प्लान में यदि पहले जो हमारे प्लान चल रहे हैं हाँ, वो रेगुलर प्लान है सब, तो उसको डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम? आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट प्लान में? हाँ मैडम। ठीक है, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या डीमैट फॉर्म में SIP करनी चाहिए या नहीं? हाँ, ये भी भेजा था हमने। वो जो SIP रेगुलर या डायरेक्ट प्लान में वो डीमैट में रखनी चाहिए नहीं चाहिए? चलिए ठीक है, हम देते हैं आपके सवाल का जवाब। और पंकज जी, बहुत बढ़िया सवाल है और श्रीकांत के जरिए वो तमाम दर्शक जो ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स केवल डीमैट फॉर्म में ही अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाएं तो खरीद सकते हैं, उसी के जरिए आप SIP कर सकते हैं। साथ ही डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान में कैसे स्विच होना है, इसको लेके भी कई सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। एक एक करके श्रीकांत को जवाब देते हैं। सबसे पहले डीमैट वाली जो इनका क्वायरी है इनकी कि म्यूचुअल फंड्स क्या डीमैट के जरिए ही खरीदे जा सकते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप म्यूचुअल फंड फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं और डीमैट में भी ले सकते हैं। हाँ। अगर फिजिकल फॉर्म में लेते हैं तो भी आपको आजकल ईमेल में स्टेटमेंट मिल जाता है, तो वो जरूरी नहीं कि डीमैट में आपको रखना है, आप फिजिकल फॉर्म में ले सकते हैं। आपको कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत ही नहीं है उसके लिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इनका ये है कि अभी तक इन्होंने रेगुलर प्लान के तहत निवेश किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स के जो लिए हैं, लेकिन अब ये डायरेक्ट में तब्दील होना चाहते हैं, डायरेक्ट प्लान लेना चाहते हैं। इनको खुद की तैयारी कितनी दुरुस्त करनी होगी डायरेक्ट प्लान लेने के लिए? देखिए, अगर डायरेक्ट प्लान लेना है इसका मतलब आपको दोनों चीजें, सर्विस भी नहीं चाहिए और आपको एडवाइस भी नहीं चाहिए, तभी आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करेंगे। हर म्यूचुअल फंड स्कीम में आजकल दो ऑप्शन है, रेगुलर और डायरेक्ट। डायरेक्ट में थोड़ा एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जिसकी वजह से आपके रिटर्न पे फर्क पड़ता है और आपको रिटर्न्स रेगुलर प्लान के मुकाबले 0.5% से 1% तक एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तभी आप डायरेक्ट प्लान में निवेश कीजिए। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं श्रीकांत की, क्योंकि उनके पास जो पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी SIP चल रही है, तो आपको अपनी SIP कैंसिल करनी होगी। आप रेगुलर प्लान में कर रहे हैं, आप एक सिंपल एप्लीकेशन देकर म्यूचुअल फंड कंपनी को अपनी SIP बंद कर दीजिए और उसकी जगह पर डायरेक्ट प्लान में SIP कर लीजिए। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपका हो गया है उसमें भी आपके पास चॉइस है, क्योंकि आप डीमैट में तो आपको उसे रिडीम करके और फिर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, बट वो अभी मत करना। क्योंकि क्या होता है, अगर इक्विटी स्कीम में निवेश है तो एक साल से पहले, एक साल के अंदर जो भी निवेश किया उसके ऊपर एग्जिट लोड लग जाएगा। दूसरी बात, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी उस पर लग जाएगा। तो जो निवेश हो चुका है उसको अभी वहां पर रहने दें, लेकिन आगे की जो SIP करनी है उसको आप वहां से कैंसिल करके रेगुलर प्लान से और अभी डायरेक्ट प्लान में कर सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट प्लान में आ जाते हैं तो क्योंकि आपको कोई सर्विस का कॉस्ट नहीं देना होगा, इसीलिए आधे से 1% तक का आपको रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। लेकिन श्रीकांत जी, आपको खुद की तैयारी यहाँ पर दुरुस्त करनी हो, क्योंकि आप कोई सेवा नहीं ले रहे हैं म्यूचुअल फंड से और कोई एजेंट भी नहीं है, तो आपको खुद को ट्रैक करना होगा कि ये फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई सवाल है तो अपना सवाल फिर से एक बार योर मनी को भेज सकते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक अनुपम साहू हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अनुपम जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, नमस्कार। मेरे पास एक्चुअली SBI मैक्सिमम टैक्स गेन का है 2000 यूनिट्स है, दैट इज करंट वैल्यूएशन इज 41 समथिंग चल रहा है। ओके। तो मेरा अभी मैच्योरिटी स्टेज में आ गया है, ऑलरेडी 2016 से मैच्योर हो गया है, तो इज इट द राइट टाइम टू सेल और शैल आई होल्ड? आपको पैसों की जरूरत है? नहीं। देखिए, ये जो है आपका ALSS का निवेश, और ऐसे में 3 साल के बाद भी अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो पंकज जी क्या करें, वो निवेश बरकरार रखें इसमें? स्कीम का परफॉर्मेंस ठीक है, यहाँ पर कुछ मैच्योरिटी से चीज नहीं होती है। 3 साल लॉक इन होता है कि 3 साल पैसे निकाल नहीं सकते हैं, उसके बाद कभी भी निकाल सकते हैं। तो आपने निवेश किया हुआ है, स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, इक्विटी का प्रदर्शन भी अच्छा है और अच्छी एक्सपेक्टेशन है इक्विटी से अगले 1 साल अगर आप लेके चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप स्कीम में बने रहिए, आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आपको तुरंत पैसों की जरूरत नहीं है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको गोल के हिसाब से कुछ और निवेश करना हो तो कहीं और करें या इसी में अपनी SIP बढ़ा लें। देखिए, एक तो चीज ये है कि अगर टैक्स सेविंग के हिसाब से, क्योंकि आपने जब निवेश किया था
तो वहां पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिला। लेकिन अगर आप आगे निवेश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसा आपका यहाँ पे निवेशित है, तो आपको अलग से टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप इसको निकाल के दोबारा इन्वेस्ट करें किसी टैक्स सेविंग में, तो अगेन आपको 80C के अंतर्गत बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको दूसरी तरह की स्कीम करनी है, कोई मिड कैप फंड इंक्लूड करना है, तो उस तरह से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप स्कीम बदल सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है तो स्कीम का प्रदर्शन ठीक है, आप इसमें बने रह सकते हैं। चलिए, तो आप इसमें बने रहे, हम आपको यही सलाह दे रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। योर मनी में अगर आप भी मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो कि आपके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, इनमें से किसी भी मुद्दे से जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल व्हाट्सएप करें अपने नाम के साथ, ईमेल करें mf@moneycontrol.com पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और फेसबुक के हमारे पेज पर जाके भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं। सभी जगह अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।